सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं, ठीक है, और अपने नोट्स बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉलिटी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुसूचियां, यानी शेड्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे जो संविधान थे उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, जब आपका संविधान बना था, जब हमारा संविधान बना था, तो उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आप बताएंगे 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और अब कितनी है? अब दोस्तों 12 है। कितनी है? 12 है। आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी है उनके बारे में याद रख लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली सूची है दोस्तों प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। क्या है दोस्तों? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है प्रथम अनुसूची में, जिसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्रफल का वर्णन किसमें कहा गया है? प्रथम अनुसूची में कहा गया है। देखिए दोस्तों, कौन क्या क्या राज्य होंगे उसके बारे में क्या 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 है, कौन केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसके बारे में संविधान में लिखा गया है। जो संविधान की प्रथम अनुसूची होगी दोस्तों, उसमें जिनका वर्णन होगा, जिनके क्षेत्रफल का वर्णन होगा, वो ही भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या दोस्तों, राज्यों की जो शक्ति है, राज्यों की जो वो है क्षेत्रफल सीमा, उनको बढ़ाने घटाने के किसके अधिकार किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। किसके पास है दोस्तों? संसद के पास। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्रथम अनुसूची क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों? प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है, जिसमें यह वर्णन है कि जो भारत में प्रथम अनुसूची में जिनका वर्णन होगा, जिनके क्षेत्रफलों का वर्णन होगा, वही भारत में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। इनको संविधान को मतलब इनको संशोधन, राज्य की जो सीमा है उसको संशोधन करने के पास किसका अधिकार है? तो आप बताएंगे संसद के पास उसका अधिकार है। किसके पास है? संसद के पास उसका अधिकार है। जैसे तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014 को, वो क्यों ऐसे किया गया? क्योंकि संसद के पास उसका अधिकार था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची यानी सेकंड अनुसूची में क्या है दोस्तों? सेकंड शेड्यूल में वेतन तथा भत्ते, क्या है दोस्तों? वेतन तथा भत्तों के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। किन किन के वेतन है? वेतन है विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेष अधिकारियों के, जो विशेष अधिकारी हैं दोस्तों, उनके वेतन भत्ते दिए गए हैं। क्या दिए दोस्तों? विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और उनके विशेष अधिकार दिए गए हैं द्वितीय अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। कैसे कैसे, कौन कौन से? जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ये सब क्या है दोस्तों? इन सबका वेतन किस में दिया गया है? द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। किस में दिया गया है? द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आपको सेकंड शेड्यूल क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो आप बताएंगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। भारत में कितने राज्य हैं? तो आप बताएंगे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों। द्वितीय अनुसूची में क्या है? तो आप बताएंगे द्वितीय अनुसूची में वेतन प्लस भत्ते हैं। क्या है दोस्तों? वेतन प्लस भत्ते हैं। किन किन के भत्ते हैं? जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब विशेष पदाधिकारी जो है उनके भत्ते सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। थर्ड शेड्यूल की बात कर लें। थर्ड शेड्यूल में क्या है दोस्तों? थर्ड शेड्यूल में शपथ। क्या है दोस्तों? थर्ड शेड्यूल में शपथ।
शपथ दिलानी, अर्थात शपथ किसकी दोस्तों, शपथ है सांसदों की शपथ है, विधायकों की शपथ है दोस्तों, केंद्र मंत्री की शपथ है, राज्यों के मंत्रियों की शपथ है, सुप्रीम कोर्ट की शपथ है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ है, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की शपथ है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों किन किन की शपथ है? देखिए दोस्तों, सांसदों एमएलए की शपथ है, एमपी की शपथ है, और केंद्रीय मंत्री हैं उनकी शपथ है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षकों हैं जो है उनकी भी शपथ इसमें बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हुआ तृतीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में शपथ है, क्या है, तृतीय अनुसूची में शपथ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल में क्या है दोस्तों, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा सीटों का वर्णन है। किसका दोस्तों, राज्यसभा सीटों का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 80 में, कितने में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा सीट है। ठीक है दोस्तों, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या है दोस्तों, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा सीटों का वर्णन है। क्या दोस्तों, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा सीटों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों, पांचवी अनुसूची में अनुच्छेद 244 में, देखिए आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी शेड्यूल में क्या है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इनका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ये भी आप याद रखेंगे। सिक्स शेड्यूल में क्या है दोस्तों, सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जो जनजाति है ना दोस्तों, असम, यहाँ ए गायब हो गया दोस्तों, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, सिक्स शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्स शेड्यूल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। तो आपको ये तो याद हो गया, ऐसे याद रख लीजिए आप, एटीएम, क्या दोस्तों, एटीएम स्क्वायर, ऐसे करके याद रख लीजिए। ए से हो गया असम, क्या दोस्तों, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया, टी से हो गया त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया, एम से हो गया मिजोरम, क्या हो गया, मिजोरम, और हो गया मेघालय, क्या हो गया, मिजोरम और मेघालय, क्या हो गया, मेघालय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि इसमें कौन सा राज्य नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मणिपुर इसमें है या नहीं है। क्या दोस्तों, मणिपुर इसमें है या नहीं है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट, कि मणिपुर इसमें नहीं है। क्या दोस्तों, मणिपुर इसमें नहीं है, सिक्स शेड्यूल में मणिपुर के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहली अनुसूची में क्या था, पहली अनुसूची में था राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, सेकंड शेड्यूल में क्या था, सेकंड शेड्यूल में था वेतन प्लस भत्ते, किसके थे, विशिष्ट पदाधिकारियों यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके जो वेतन भत्ते थे उन। ठीक है दोस्तों, तृतीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में शपथ, किसकी शपथ है, सांसदों की शपथ है, विधायकों की शपथ है, केंद्रीय मंत्रियों की शपथ है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी शपथ है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ है। ये सब तृतीय अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की जो सीट। पांचवी अनुसूची में क्या है दोस्तों, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, छठी अनुसूची में क्या है दोस्तों, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे चले, नेक्स्ट शेड्यूल पे चलते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, सातवीं अनुसूची में राज्य व केंद्र के मध्य जो शक्तियां है ना, उनका विभाजन किसमें, सातवीं अनुसूची में है। किसमें है दोस्तों, सातवीं अनुसूची में, और जो कि भाग 11 में है, जो कि भाग 11 में है। ठीक है दोस्तों, केंद्र व राज्य संबंध किसमें बताए गए हैं, आर्टिकल 245 से लेकर 256 के बीच में बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 246 में क्या है दोस्तों, 246 में संघ राज्य व संवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 246 के एक जो है उसमें बताया गया है संघ सूची के बारे में। आर्टिकल 246 दो में बताया गया है संवर्ती सूची के बारे में। आर्टिकल 246 के 3 में बताया गया है राज्य सूची के बारे में, और आर्टिकल 248 में बताया गया है अवशिष्ट सूची के बारे में। आर्टिकल 248 में बताया गया है अवशिष्ट सूची के बारे में। अब ये संघ सूची क्या होती है दोस्तों, संघ सूची होती है दोस्तों जिसके में कानून बनाने का अधिकार, आने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास है। किसके पास है, केंद्र के पास है। उन पर जो कानून बना सकता है वो केंद्र सरकार बना सकती है। कौन बना सकती है,
केंद्र सरकार बना सकती है, उसको कहते हैं संघ सूची। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में किसके पास अधिकार होता है दोस्तों? समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है कानून बनाने का, प्लस राज्य सरकार के पास। ये दोनों जो है इस पे मिलके कानून बनाती हैं समवर्ती सूची पे। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची के पास किसका अधिकार होता है? राज्य सूची के पास राज्य का अधिकार होता है कानून बनाने का। ठीक है दोस्तों, अवशिष्ट सूची के पास किसका अधिकार होता है? अवशिष्ट सूची को पे जो कानून होता है उनको बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला जो है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 246 ए का जो संघ सूची है। क्या दोस्तों? आर्टिकल 246(1) में संघ सूची में कुछ लक्ष्य हैं। कितने दोस्तों? कितने विषय? पहले 97 विषय से। कितने विषय थे? पहले 97 विषय से अब 100 विषय हैं। कितने विषय? अब 100 विषय। तो आप ये याद रखेंगे, संघ सूची में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आप बताएंगे 100 विषय हैं। कितने विषय? 100 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, 97 नहीं बताएंगे क्योंकि अब 100 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, प्रमुख विषय मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। ये जितने भी 17 विषय हैं, ये मुझे उम्मीद है इन्हीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में आता है या नहीं आता या राज्य सूची में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखें। देखिए दोस्तों, संघ सूची क्या होती है? संघ सूची वो होती है जिसपे हर कोई कानून वो नहीं बना सकता, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, उसको संघ सूची कहते हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन से पे? रक्षा पे राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, विदेश मंत्रालय, रेल, परमाणु, अंतरिक्ष, मुद्रा, बीमा, बैंक, संचार, जल, परिवहन, स्टॉक मार्केट, इनकम टैक्स, हवाई परिवहन, सीमा शुल्क, व्यापार और कच्चा तेल। ये जो 17 विषय मैंने आपको बताए इंपोर्टेंट, इन पे क्या दोस्तों? इन पे राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। कौन बना सकती है? संघ सूची बना सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बैंक पे कानून क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि अगर बैंक पे कानून बनाने लगे तो राज्य सरकार अपनी खुद की बहुत सारी बैंक खोल लेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। और मुद्रा पे क्यों नहीं बना सकती? कभी आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश की अलग से मुद्रा छापी है? कि ऐसा तो नहीं होता, एक ही मुद्रा है, पूरे देश की एक ही मुद्रा है। तो इसलिए ये जो विषय दिए हैं, ये जो सारे 100 विषय हैं, ये सब इन पे संघ सूची के विषयों पे अधिकार किसका है कानून बनाने का? केंद्र सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है दोस्तों? केंद्र सरकार का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 246 का 2, जिसमें समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। क्या दोस्तों? आर्टिकल 246 की सब सूची 2 के में समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया आपको समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र प्लस राज्य दोनों के पास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं पहले कितने विषय थे। पहले इसमें 46 विषय थे, अब इसमें 92 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रमुख विषय हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उनको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे शिक्षा, वन तथा वन्य जीव, माप, दिवालियापन संबंधी कानून, बिजली, बंदरगाह, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन, शादी, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी, किताब, अखबार, पुरातात्विक इमारतें और अंतर्देशीय परिवहन। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची के विषय हैं। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलने। अब जान लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 246 की सब सूची 3 में कितने विषय हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कितने थे? पहले 66 विषय थे। अब कितने? अब 61 विषय हैं। कितने? अब 61 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से प्रमुख विषय हैं इनके बारे में बता देते हैं। एक तो कृषि है, जल संसाधन है, पुलिस है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है, जैसे पंचायत आती है, निकाय चुनाव आते हैं, ये सब के ये सब स्थायी शासन में आते हैं। राज्य में तीर्थ स्थल है दोस्तों, कृषि कर है, जल है, मछली है, टोल टैक्स है दोस्तों, विज्ञापन कर है। तो ये सब क्या है? ये सब राज्य सूची के विषय हैं। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब राज्य सूची के विषय हैं, जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसका है दोस्तों? जिसपे कानून बनाने का अधिकार है राज्यों के पास। किसके पास है? जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों अवशिष्ट सूचियों के बारे में। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट सूचियां क्या होती हैं दोस्तों? अवशिष्ट सूचियां मैं आपको बताऊं, अवशिष्ट सूचियां वे होती हैं जिनमें मतलब जिनका आविष्कार पहले नहीं हुआ था। जो जो बचे हैं ना विषय,
जो विषय कहीं हम ना ला सकते हैं, जैसे केंद्र के पास भी नहीं ला सकते, ना राज्यों के पास ला सकते हैं, ना समवर्ती सूची में ला सकते हैं, उनको अवशिष्ट सूची में लाया गया है। अवशिष्ट सूची में कौन से विषय आते हैं दोस्तों? ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट सूची में रखा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का आविष्कार जब तो हुआ नहीं था। ये तो अनुसूचियां पहले बनी हुई है, लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार तो तब हुआ नहीं। तो कंप्यूटर का आविष्कार तो अभी हुआ है, तो इसको किस में रख दिया गया? इसको अवशिष्ट सूची में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? अवशिष्ट सूची में रख दिया गया। जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सूचना और प्रौद्योगिकी यानी आईटी मंत्रालय जो है, वो सब किस में रख दिए गए? अवशिष्ट सूची में रख दिए गए। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? अवशिष्ट सूची में क्या होते हैं? जिनका आविष्कार पहले नहीं हुआ था, जो अब बने हैं, उनको अवशिष्ट सूची में रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? आठवीं अनुसूची में 343 से लेकर 351 तक की भाषाएं बताई गई हैं। क्या बात दोस्तों? आठवीं अनुसूची में भारत के संविधान में जितनी भाषाएं लिखी गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? भाषाओं के बारे में बताया गया है। पहले 14 भाषाएं थी दोस्तों। कितनी थी? 14 थी। अब कितनी है? अब 22 भाषाएं। पहले जो हमारे संविधान बना था ना, सबसे पहले उसमें 14 भाषाएं थी। अब कितनी है? अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाएं तो हम टोटल याद नहीं करेंगे, लेकिन जो 14 बाकी की जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, उनको तो हम याद कर सकते हैं। पहले 14 थी, अब कितनी है? अब 22 हो गई। तो कितनी जोड़ दी? 8 भाषाएं जोड़ दी। कैसे कैसे जोड़ी, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ी जाएंगी, ये तो आपको क्लियर है, क्योंकि जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा तो संविधान में कैसे भाषाएं जोड़ देंगे। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या दोस्तों? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आप इनको इंपोर्टेंट नोट करेंगे दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। कब हुआ दोस्तों? 1992 में हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, जिसको हम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये आप याद कर लेंगे दोस्तों, अब मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, क्या दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। अब ये 92 कैसा होगा? देखिए दोस्तों, 21 और 71 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 71 को आप ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आपको याद नहीं हो, आपको 21 याद है या 71 याद है, कोई भी याद है, आप अपने आप याद कर सकते हैं। 21 याद है तो आप सोचिए 21 में कितना जोड़ें कि 92 में आ जाए। 21 में कितना जोड़ें कि 92 में आ जाए, तो आपको 71 जोड़ना पड़ेगा। क्या दोस्तों? 71 जोड़ना पड़ेगा। अब 71 भी याद है आपको, 21 भी याद है, तो आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद पता लगेगा कि 92वां जो तीसरा संविधान संशोधन था भाषा का, वो 92वां था। क्या आंसर था? 92 हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा पहली भाषा किसको? सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यानी नमक भाषा को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, कुछ नोट है, इनके बारे में याद रख लीजिए। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जैसे कहते हैं ना हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में नहीं आती, ये भी आप याद रखेंगे। कभी आप सोचें कि अंग्रेजी भी इन भाषाओं में आती है। 2011 में दोस्तों उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया, ये आपको शायद पता होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं पता तो आप ऐसे करके याद रख लीजिए, 2011 में उड़ीसा का नाम अब क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 8वीं अनुसूची क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे चले, चलिए
अब जान लेते हैं दोस्तों नौवीं अनुसूची। 9th शेड्यूल में क्या बताया गया है दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन। क्या दोस्तों, आप नोट करेंगे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, सन 1951 में। कब हुआ दोस्तों, सन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसके लिए जोड़ा गया, भूमि सुधार संबंधित कानूनों के बारे में जोड़ा गया। किससे था, भूमि सुधार संबंधित से था। कि तो कौन सा था, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से थी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी कानून को नौवीं अनुसूची में रखा जाता है तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। ये कब था दोस्तों, पहले था। क्या था दोस्तों, ये पहले था, 2007 से पहले था कि यदि किसी अनुसूची को या किसी संविधान संशोधन को नौवीं अनुसूची में रखा जाएगा तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों परंतु जब 2007 के कोहले केस के बाद ये जो हुआ, 2007 के बाद कोहलो केस हुआ, उसके बाद बताया गया नौवीं अनुसूची में कोई कानून रखा जाएगा तो उसका भी न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। क्या दोस्तों, उसका भी न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। लेकिन अब ये रद्द हो गया। कौन सा वाला रद्द हो गया, कि इसका पहले न्यायिक अवलोकन नहीं हो सकता था, अब ये रद्द हो गया। कब से हो गया दोस्तों, आफ्टर 24 अप्रैल 1973। 1973 के बाद से 1973 के बाद जो भी केस होंगे उनको उनका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। क्या दोस्तों, उनका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। आपको क्लियर हुई नौवीं अनुसूची। आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए दोस्तों नौवीं अनुसूची में आपको याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बस आप इतना याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में क्या दोस्तों, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। क्या दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून है। अर्थात दल बदल क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ना, राजनेता किसी से भी अपने दल बदल लेते हैं। जैसे वो सत्ता में, उससे लड़ाई हो गई तो उसके पास चले गए, कांग्रेस के नेता बीजेपी के पास चले गए, बीजेपी के नेता कांग्रेस के पास चले गए, ऐसे चले जाते हैं ना, तो सीटें गिर जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कब आया, ये आया 52वें संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा। कब आया, 52वें संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा ये आया। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ 10वीं अनुसूची, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। तो ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में, तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था में विषय कितने, तो आप बताएंगे 29 विषय। कितने विषय, 29 विषय। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या, 11वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, ये दोनों, ये कौन सा था, ये 73वां संविधान संशोधन था, ये कौन सा था, 74वां संविधान संशोधन था। दोनों की एक साल में ही हुए थे। क्या दोस्तों, दोनों की एक ही साल में हुए थे, जिससे क्या जोड़ा गया, नगरीय निकाय चुनाव को जोड़ा गया। नगरीय जो निकाय है उसको जोड़ा गया 12वीं अनुसूची के द्वारा, यानी कि नगर पालिका जो है ना उसको जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने विषय, तो आप बताएंगे इसमें 18 विषय। कितने विषय, 18 विषय। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताने ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, नहीं आ रही तो हम क्या करें, कोई और एफर्ट लगाएं तो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हम अपने अंदर और सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।